नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को सीएजी पद की शपथ दिलाई। आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस मूर्ति की नियुक्ति मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्जटाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गयाना के राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरत के समय किसी की मदद करना दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय पास किया है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। कोविड काल में उनकी कूटनीति और योगदान, दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को लेकर दिया गया ये सम्मान। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्पल केसरी हरे कृष्ण मेहताब के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। माताओं में से एक भारत माता के सपूत उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यहाँ प्रस्तुत की गई डॉक्टर मेहताब के जीवन से जुड़ी चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक और शॉर्ट फिल्म शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत है। यहाँ कविवर राधानाथ राय के प्रेरक गीत सर्वे सांग जननी भारत धरणी का जो गायन किया गया है, मधुर संगीत, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, ओपनिंग सॉन्ग के हिसाब से इसको हम गाते थे, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। भारतीय साहित्य निर्माता के रूप में अनेक योगदान को रेखांकित करने वाली पुस्तकों के विमोचन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसके लिए मैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष में मेहताब की 125वीं जन्म जयंती साल भर मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी और उनके साथियों को सराहना करती हूँ। आज यहाँ डॉक्टर मेहताब की स्मृति से डाक टिकट और कॉइन का विमोचन करके मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं संबद्ध मंत्रालय तथा विभाग की प्रशंसा करती हूँ। इस अवसर पर मुझे कुछ पुराने बातें याद आ रही है। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के विराट व्यक्तित्व की छवि मुझे दिखाई दे रही है। उस छवियों के विशाल प्रतिभा के अधिकारी, एक महान स्वाधीनता संग्रामी, समाज सेवी, देश मातृका के ये सुपुत्र के कुछ कियदांश, क्योंकि उनके प्रतिभा को वर्णना करने से मुझे लगता है दिन भर लग जाएगा, इसलिए कुछ कियदांश आपके सामने मैं रखना चाहूँगी। मैं जब कॉलेज में थी और उसके बाद के दिनों में भी मुझे डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को देखने और सुनने का अवसर मिला था। उनके वक्तव्य और उनकी विद्वता की कोई तुलना नहीं थी। वे सहज एवं सरल भाषा में भाषण देते थे। कोई महत्वपूर्ण बातों को ये इस प्रकार से व्यक्त करते थे जिसे आम आदमी आसानी से समझ पाता था। हम उनके उल्लेखों को प्रायः पढ़ते थे। अपने समाचार पत्र प्रजातंत्र में वे गांव मजलिस नाम से लेख लिखते थे। ओडिशा के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उनके उल्लेखों की प्रतिभा प्रशंसा करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर मेहताब के लेखन से उनकी सोच की मौलिकता का पता चलता था।
बाद में उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा उनके गांव मजलिस के लिए सम्मानित किया गया। उस समय डॉक्टर मोहताब किसी भी पद पे नहीं थे, परंतु पूरी ओडिशा के मुखिया के रूप में उनका आदर होता था। लगभग हर विषय पर उनकी राय मांगी जाती थी। डॉक्टर हरिकृष्ण मोहताब अपने छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आकर्षित हुई थी। वे रेवेन्सा कॉलेज में पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने कई बार ओडिशा का दौरा किया। मोहताब ने गांधी जी के प्राय समस्त कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। मोहताब ने ओडिशा के गांव-गांव में गांधी जी का संदेश फैलाया। इसीलिए ओडिशा में एक लोकप्रिय कहावत है, हरि महता आनिला गांधी छता, अर्थात हरिकृष्ण मोहताब ने गांधी जी के छत्र को ओडिशा के गांव-गांव तो पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहताब ने आंदोलनों में भाग लिया तथा वे कई बार जेल भी गए और हर बार जब वो जेल से लौटते थे दोगुना उत्साह के साथ स्वाधीनता संग्राम में शामिल होते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी की यात्रा की। उस समय नमक सत्याग्रह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किया गया था। हरिकृष्ण मोहताब ओडिशा में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इतिहासकारों के अनुसार नमक सत्याग्रह में ओडिशा के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मोहताब को केंद्र कर हजारीबाग कैद करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया है। 1942 में महात्मा गांधी को उनके द्वारा दिए गए भारत छोड़ो नारे पर कैद कर लिया गया था। मोहताब को भी उस समय कारावास दिया गया था। अहमदनगर कोर्ट जेल में उन्होंने अपना कारावास अन्य वरिष्ठ स्वाधीनता संग्रामियों के साथ बिताए थे। वहाँ उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर जेल को एक अध्ययन केंद्र में बदल दिया था। अपने उस कारावास के दौरान उन्होंने कई कविताएं, कहानियाँ और उपन्यास लिखे और साथ ही ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक भी रचना की थी। देवियों और सजना डॉक्टर हरिकृष्ण मोहताब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी प्रिय थे। 1938 में नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद मोहताब को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाए गए। मोहताब इस पद को संभालने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। ये उनकी उत्तम कार्यकुशलता का संकेत है। भारत की आज़ादी के समय देश में 550 से ज़्यादा रियासतें थी। भारत में उनका विलय तत्कालीन नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी। रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया ओडिशा में ही आरंभ हुआ था। मेरे पूर्व वक्ता माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे जिला के बारे में उल्लेख कर रहे थे। 1949 जनवरी 1 में मेरे जिले भी ये भारत के जो एक अलग अलग रियासतें थे उसमें से एक था। 1949 में वो शामिल हुआ। ये हरिकृष्ण मोहताब के दृढ़ नेतृत्व के कारण संभव हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ डॉक्टर हरिकृष्ण मोहताब ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। सुधी वृंद हरिकृष्ण मोहताब ओडिशार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री थिले। तांको कार्यकाल समय ओडिशा रे अनेक विकासमूलक कार्य करा जायथिला। विशेषतः महानदी उपरे बहुमुखी नदीबंध प्रकल्प निर्माण क्षेत्र तांकर उल्लेखनीय भूमिका थिला। यह हीराकुद डैम नाम परिचित। यही बंध द्वारा 3टी गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य साधित होइछि। सेगुड़िक है बन्या नियंत्रण, बिजुली उत्पादन एवं जलसेचन। हीराकुद बंध द्वारा ओडिशा रे कृषिर उन्नति परिलक्षित होइछि।
ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରର ଦ୍ରୁତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଡକ୍ଟର ମହତାବ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କଟକରେ 12ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ବମ୍ବେରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବିଭକ୍ତ ବିଶାଳ ବମ୍ବେ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଜଣେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ନେତା ଥିଲେ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୌତିକ ବିକାଶ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ମହତାବ ନିଜେ ଜଣେ ସୁଲେଖକ ଥିଲେ। ନିଜେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାରସ୍ୱତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କେଉଁ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିଠାପଣା, ନାଚ ଗୀତ ଆଦି ସହିତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ସହିତ ସାରସ୍ୱତ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ବିଷୁବ ମିଳନ ପର୍ବ ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସାରସ୍ୱତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଷୁବ ମିଳନ ଉତ୍ସବରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆଦିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝଙ୍କାର ନାମକ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ପ୍ରକାଶନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର କଟକର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। देवी और सजन, डॉक्टर हरिकृष्ण महताब को भारत के राष्ट्रवादी नेता के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा। वे देशभक्ति को देश के विकास का आधार मानते थे। देशवासियों को राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित करने के लिए अपने व्यक्तित्व और रचनाओं के माध्यम से उन्होंने प्रभावी संदेश दिए। 1955 में जब वो बॉम्बे के राज्यपाल थे तो पूना में आयोजित बसंत व्याख्यानमाला में उद्घाटन भाषण देते हुए उन्होंने कहा, एंड आई कोट, अनलेस देयर इज डीप नेशनल अर्ज इन द हार्ट ऑफ द पीपल दे कैन नॉट बिल्ड द कंट्री। द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म व्हिच हैज बीन स्टार्टेड मस्ट देयरफॉर be fully consolidated and all steps in that direction should be taken with grim determination. In order to build up India, it is essential to build up nationalism on the strong basis. Unquote. डॉक्टर हरिकृष्ण महताब के नेतृत्व की कुशलता व राष्ट्रवादी विचार सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर डॉक्टर महताब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्चित करती हूँ तथा आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी। तो नई दिल्ली
के विज्ञान भवन से अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि उत्पल केसरी हरिकृष्ण मेहताब के 125वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिस समय उनको कारावास हुआ उस समय भी उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी और लेखन के क्षेत्र में उन्होंने किस तरह से उत्कृष्ट कार्य किया और खास स्तर पर ओडिशा को एकीकरण करने में किस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आइए एक्सप्रेस 100 की करते हैं शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के संजय मूर्ति को सीएजी पद की शपथ दिलाई। आंध्र प्रदेश कैडर के 1989 बैच के आईएएस मूर्ति की नियुक्ति मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर की गई है। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गयाना के राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरत के समय किसी की मदद करना दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय पास किया है। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। गयाना और डोमिनिका से मिले सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। बारबाडोस की ओर से पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन वहां की संसद को आज संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय से भी आज पीएम मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का गयाना और अन्य कैरिबियाई देशों के क्रिकेटरों से भी मिलने का कार्यक्रम है। महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धांजलि भी वो अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रसार भारती और गयाना के राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ हमेशा खड़ा है, चाहे वो कोविड हो या प्राकृतिक आपदाएं, क्षमता निर्माण या विकास के मुद्दे हों। पीएम मोदी ने कैरिबियाई क्षेत्र में तूफान बेरिल के दौरान हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अगले 5 वर्षों के लिए भारत द्वारा दी जा रही हाईटेक छात्रवृत्तियों में 1000 स्लॉट की वृद्धि का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिकेट को भारत कैरिबियाई देशों के लिए संबंधों का महत्वपूर्ण लिंक बताया और कैरिकॉम के हर देश से 11 महिला युवा क्रिकेटरों के भारत में प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया। गयाना में पीएम मोदी कैरिबियाई देशों के प्रमुखों से मिले। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमता निर्माण और लोगों से लोगों के संबंधों को गहरा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत की। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली से आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से दोनों देशों के बीच साझेदारी पर प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर केथ क्रिस्टोफर रोली से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच खाद्य प्रसंस्करण पर समझौते पर ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल से मुलाकात की। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, क्रिकेट, क्षमता निर्माण और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस से मिले। दोनों नेताओं के बीच एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। भारत ने खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में कनाडाई मीडिया में आई खबरों को बदनाम करने वाला अभियान करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे अभियान से दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आएगी और इस तरह के हास्यास्पद आरोपों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पीएससी की मीटिंग है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। बीजेपी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों सहित संगठन से जुड़े नेता मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी नतीजों से पहले कुछ चैनल्स ने एग्जिट पोल किए हैं। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली है। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि शानदार बहुमत के साथ झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है। महाराष्ट्र में एमवीए बहुमत के साथ आएगी। आतंकी घुसपैठ से जुड़े मामले में एनआईए की ओर से जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में कई स्थानों पर छापेमारी चल रही है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हो रही है। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो गई है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को लेकर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल ने मलिक की व्यक्तिगत रूप से पेशी का विरोध किया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई फैसलों को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई है। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की कल महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। असम कैबिनेट ने करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि करने को मंजूरी दे दी है। अन्य प्रमुख फैसलों में राज्य की कृषि वानिकी नीति 2024 को मंजूरी दी गई। रूसो चुनाव के वोटों की गिनती 25 नवंबर को की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना कराने का निर्देश दिया था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 18 मार्च और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बदलाव किया गया। अब स्टेज 3 के तहत सरकारी दफ्तरों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव अनिवार्य होगा। हजारीबाग के बरकट्ठा के गौरहर में एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये बस कोलकाता से पटना जा रही थी। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से आजमगढ़ जा रही डबल डेकर प्राइवेट बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आज सुबह AQI 381 दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के भी पार रहा। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 77,000 और निफ्टी 23 के पार पर कर रहा कारोबार। आरबीआई ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही के दौरान दिखी सुस्ती से उबर चुकी है। टीम गतिशक्ति पहल के तहत सड़क और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों की 15.89 लाख करोड़ रुपए की 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अब तक मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। अक्टूबर में स्पैम कॉल और एसएमएस के खिलाफ शिकायतों में अगस्त के मुकाबले 20% की आई कमी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नाबार्ड से राज्य को मिलने वाली ऋण राशि में इस साल की गई कटौती पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का समय मांगा। घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्राक ने अनुमान जताया है कि भारी बारिश और तिमाही नतीजों में कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन के कारण सितंबर तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.5% रह सकती है। देश के टॉप 7 शहरों में मकानों की औसत कीमत चालू वित्त वर्ष की पहली 6 माही में 23% बढ़कर 1.23 करोड़ पर पहुंची। एनसीआर में मकानों की कीमतें सालाना आधार पर सर्वाधिक 55% बढ़कर 1.45 करोड़ रही है। देश में सौर ऊर्जा समेत नवीकरणीय उद्योग क्षेत्र को अगले 3 साल में 17 लाख युवाओं की होगी जरूरत। कुशल कामगारों की मांग में 26% बढ़ोतरी की संभावना। भारत को 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 50 गीगावाट सालाना से 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में व्यापक वित्त पोषण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की होगी जरूरत। भारत में प्राइवेट इक्विटी निवेश अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 40% बढ़कर 4.7 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान करीब 91 डील हुई है। टेलीकॉम उपकरण कंपनी नोकिया को भारतीय एयरटेल से भारत भर में 4G और 5G उपकरण लगाने के लिए बहुवर्षीय बहु अरब डॉलर के विस्तार का सौदा मिला। भारत की ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्रीज का राजस्व वित्त वर्ष 2025 में $80 बिलियन को पार करने की है उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाओ पीडीआर की आधिकारिक यात्रा पर आज उन्होंने ADMM प्लस की बैठक में लिया हिस्सा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ADMM प्लस फोरम सहयोग और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर खुले, स्पष्ट और ईमानदार तरीके से चर्चा करने और विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। रक्षा मंत्री ने टाइफून से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा कि मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावित देशों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में तनाव बढ़ने के बीच कीव स्थित अमेरिकी दूतावास को आज फिर से खोला जाएगा। जर्मनी के मुताबिक वो जमीनी स्तर पर अपने सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि स्थिति बदलने पर उचित कदम उठाया जा सके। कीव स्थित फ्रांसीसी दूतावास खुला रहा, लेकिन उसने अपने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया।
सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा पर हुए इजरायली हमले में 36 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने रूस में ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की बौछार की। मॉस्को ने कहा कि रूसी क्षेत्र में पश्चिमी हथियारों का उपयोग इस युद्ध को बढ़ाने का एक प्रयास है। मॉस्को ने कहा कि रूस इसका जवाब देगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा अवश्य करेगा। हालांकि कीव ने इस हमले की जानकारी नहीं होने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने एक बयान के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति के मुद्दे पर अपनी बात रखी। पी हरीश ने कहा कि जब तक वीटो शक्ति मौजूद है, ये सभी स्थायी सदस्य देशों को समान रूप से मिलनी चाहिए। वॉशिंगटन में आए शक्तिशाली बम चक्रवात से कम 2 लोगों की मौत हो गई और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत की ओर से एकमात्र गोल तीसरे क्वार्टर में आया, जिसे दीपिका ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर टीम को बधाई दी है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि महिला टीम की यह जीत देश में महिला हॉकी को और भी ज्यादा मजबूती देगा। जापान ने मलेशिया को हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महानिदेशक बनाया गया है। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से टी20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया। टी20 रैंकिंग में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टॉप 10 में जगह बनाई है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु आज चीन के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेगी। एक अन्य महिला एकल मैच के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की अनुपमा उपाध्याय का सामना जापान की नात्सुकी से होगा। एक अन्य महिला एकल मैच में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने वाली मालविका बंसोड़ अंतिम 16 में थाईलैंड की सुपनीदा कैटलांग से भिड़ेंगी। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के रास्मस जैम्के से होगा। पुरुष युगल के पहले दौर में शानदार जीत दर्ज करने वाली सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से भिड़ेगी। चाइना मास्टर्स के महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इफ्फी का गोवा में हुआ शुभारंभ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में अच्युतम केशवम राम नाम राम के साथ समारोह का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और महोत्सव के निदेशक शेखर कपूर ने किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। इफ्फी के 55वें संस्करण में प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का हुआ शुभारंभ। प्रसार भारती के इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दूरदर्शन फ्री डिश पर उपलब्ध लगभग 60 चैनल उपलब्ध होंगे। डीडी और ऑल इंडिया रेडियो सहित प्रसार भारती की सभी सेवाओं का इस ओटीटी एप्लीकेशन पर एकीकरण होगा। रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज ये काली काली आंखें 2 22 नवंबर 2024 को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देगी दस्तक। कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन 23 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज। वरुण तेज अभिनीत फिल्म मटका बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई फिल्म कंगुआ 7वें दिन फिल्म ने सिर्फ 1.6 करोड़ रुपए ही जुटाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में लिया हिस्सा। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर कहा कि सभी ने फिल्म देखी और फिल्म को पसंद किया। सामंता रुद्र प्रभु ने हाल ही में ब्रिटिश लेखक कवि रुडयार्ड किपलिंग की कुछ लाइनें साझा की और बताया कि उन्हें इनसे प्रेरणा मिलती है। शाहरुख खान ने हाल ही में अपने माता पिता को जल्दी खो देने के दुख को लेकर बात की है। इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी जल्दी मर जाने के विचार से अपराध बोध महसूस होता है। अभिनेता रामचरण जानवी कपूर के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट RC16 की शूटिंग शुरू करने के लिए है तैयार। एंजेलिना जोली अपनी आगामी फिल्म स्टिचेस की शूटिंग के लिए पेरिस लौटने वाली हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।